हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर को लेकर टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है एंड इस सीरीज में जो आज का हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है इम्पॉर्टेंट इनॉग्रेशन। पिछले एक साल के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट इनॉग्रेशन हमको देखने को मिले, उद्घाटन देखने को मिले हैं, वो सभी हम एमसीक्यू फॉर्म में आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा, डिटेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट, अवार्ड एंड इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा इस सीरीज का चौथा वीडियो है। इन सभी वीडियोस की डिटेल पीडीएफ आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो अटल सेतु इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज है जिसकी कुल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। कितनी है? 21.8 किलोमीटर। ये ब्रिज जो है साउथ मुंबई के सेवरी को नई मुंबई के चिरले से डायरेक्टली जोड़ता है, जिससे ट्रेवल टाइम काफ़ी कम हो गया है। ये एक 6 लेन हाईवे है जिसे MMRDA मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डेवलप किया है। इसका मेन एम मुंबई में ट्रैफिक की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है और नई मुंबई तक बेहतर कनेक्टिविटी देना है। तो अटल सेतु, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कुल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई कितनी है? तो चिनाब ब्रिज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी से 359 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। ये जो ब्रिज है ये उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक की पार्ट है, जो कि कश्मीर घाटी को सीधे बाकी इंडिया से ट्रेन नेटवर्क के थ्रू जोड़ता है। इसकी इंजीनियरिंग इतनी एडवांस है कि यह ब्रिज तेज हवाओं और हाई इंटेंसिटी वाले भूकंप को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। तो नदी तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर है। बी आंसर। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कौन सा है जिसे समुद्री यातायात के लिए ऊपर उठाया जा सकता है? तो वो है नया पंबन ब्रिज। इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसकी खास बात यह है कि शिप्स को रास्ता देने के लिए ब्रिज का बीच का हिस्सा जो है वर्टिकली यानी सीधा ऊपर उठाया जाता है। ये ब्रिज तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत किस बांध की लंबाई 2 किलोमीटर बनाने की योजना है? केन बेतवा लिंक इंडिया का पहला नदी जोड़ो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। इसका मेन एम है कि मध्य प्रदेश की केन नदी के सरप्लस पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में ट्रांसफर करना, ताकि बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी मिल सके। इसी प्रोजेक्ट के तहत दोधन बांध जो है वो बनाया जा रहा है, जो कि लगभग 2 किलोमीटर लंबा होगा। इस प्रोजेक्ट से सिंचाई, पीने के पानी और बिजली बनाने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर दोधन बांध। उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? किस राज्य में स्थापित की जाएगी? हरियाणा में। यह नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मेन एम है हरियाणा और पूरे नॉर्थ इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी नीड को क्लीन एनर्जी से पूरा करना। इसकी कुल कैपेसिटी 2800 मेगावाट होगी और इसे NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डेवलप कर रहा है। तो उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? हरियाणा में। अगला आता है, हानले लद्दाख में स्थित MACE मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला मुख्य रूप से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो MACE टेलीस्कोप, जो कि लद्दाख के हानले में स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंचा गामा रे टेलीस्कोप है। इसका काम यूनिवर्स में होने वाले पावरफुल इवेंट्स जैसे कि ब्लैक होल्स या फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आने वाली हाई एनर्जी गामा रेस की स्टडी करना है। ये टेलीस्कोप सीधे गामा रेस को नहीं देखता है, बल्कि जब ये रेस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराती हैं तो उनसे निकलने वाली एक फेंट ब्लू लाइट को डिटेक्ट करता है, जिससे बेसिकली इन कॉस्मिक इवेंट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये वेधशाला मुख्य रूप से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है? गामा किरण खगोल विज्ञान के लिए, गामा रे एस्ट्रोनॉमी। बी आंसर। आई हब फाउंडेशन द्वारा प्रबंधित AI एंड इंटेलिजेंट सिस्टम सुपर हब किस प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में स्थापित किया गया है?
किस आईआईटी में? आईआईटी कानपुर में। एआई एंड इंटेलिजेंस सिस्टम सुपर हब आईआईटी कानपुर में स्टैब्लिश किया गया, जिसे आई हब फाउंडेशन मैनेज करता है। इस सुपर हब का मेन गोल इंडिया को एआई, रोबोटिक्स और डीप टेक रिसर्च में एक ग्लोबल लीडर बनाना है। यह सेंटर देश में इनोवेशन को प्रमोट करता है और एआई बेस्ड नए स्टार्टअप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो किस आईआईटी में स्थापित किया गया? आईआईटी कानपुर में। मई 2025 में नए सेमीकंडक्टर डिजाइन R&D केंद्रों की स्थापना के लिए किन 2 भारतीय शहरों को चुना गया है? तो इंडिया के पहले एडवांस सेमीकंडक्टर डिजाइन R&D सेंटर्स को नोएडा और बेंगलुरु में स्टैब्लिश किया गया है। इन सेंटर्स का मेन फोकस एआई और ऑटोमोबाइल जैसी हाई टेक इंडस्ट्रीज के लिए नेक्स्ट जनरेशन चिप्स को डिजाइन करना है। यह इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, जिससे देश में ही चिप डिजाइनिंग का इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में भी इसके बारे में उल्लेख किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नोएडा एंड बेंगलुरु बी आंसर। भारत की पहली बांस आधारित इथेनॉल बायो रिफाइनरी कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? नुमालीगढ़, असम में। इंडिया की पहली ऐसी बायो रिफाइनरी है जो कि बांस मतलब बैम्बू से एथेनॉल बनाएगी। ये असम के नुमालीगढ़ में स्थित हैं। ये एक 2G मतलब सेकेंड जनरेशन बायो रिफाइनरी है, जिसका मतलब है कि यह फ्यूल बनाने के लिए नॉन फूड आइटम का यूज़ करती हैं। इस प्लांट का डबल फायदा है कि एक तो ये क्लीन फ्यूल बनाकर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेगा और दूसरा ये लोकल किसानों से बेम्बू खरीदेगा, जिससे रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो नुमालीगढ़, असम करेक्ट होगा। भारत के मोबिलिटी सेक्टर के भविष्य को प्रदर्शित करने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का मुख्य फोकस क्या था? तो मुख्य फोकस क्या था? ईवीज एंड हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज। देखिए, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का मेन फोकस साफ सुथरी और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट पर था। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां सबसे ज़्यादा हाईलाइट रही। इस एक्सपो में गाड़ियों के साथ साथ उनके पार्ट्स, बैटरीज, सॉफ्टवेयर और चार्जिंग स्टेशन भी दिखाए गए। इसका मकसद था कि इंडिया आने वाले समय में मोबिलिटी और ऑटो टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बन सके। आसान भाषा में बात करें तो ये एक्सपो बताता है कि इंडिया अब पेट्रोल डीजल से हटकर इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाली गाड़ियों पर ज़्यादा जोर दे रहा है, ताकि भविष्य में पॉल्यूशन कम हो और इंडिया नई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। तो ईवी और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज बी आंसर। देखिए, आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। एसएससी CHSL का पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। इसको लेकर मैंने आपके लिए एक स्पेशल पैकेज डिज़ाइन किया है। जल्दी से मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। देखिए, 11,000 GS के वन लाइनर मैंने आपके लिए निकाले हैं, जो कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इस पैकेज में मैंने आपको मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक भी प्रोवाइड करी है, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक भी दी है एंड इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक भी दी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस करके आपको दिया है, 2024, 2023 और 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर का। 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। लास्ट 2 ईयर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी दिया है। मैराथन PDFs दिए करंट अफेयर की। इन सब की प्राइस अगर देखें तो लगभग 500 रुपये होती है, जो कि मात्र आप 49 रुपीज़ में इस पूरे पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। इस पैकेज को लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन है, वहां से भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 100% आपको फायदा मिलने वाला है। तो छोटी सी अपडेट थी आप सबके लिए, आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन है, वेव्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट VFX और साउंड 2025 शिखर सम्मेलन किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वेव्स 2025 समिट मुंबई में हुआ। एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था, एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था। ये पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर फोकस था। इसमें फिल्म्स, गेमिंग, एनिमेशन, VFX और डिजिटल मीडिया जैसे जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं उसके एक्सपर्ट्स शामिल हुए थे। इसका मेन गोल था कि इंडिया की क्रिएटिव इकोनॉमी को दुनिया के सामने शोकेस किया जाए और उसे और मजबूत बनाया जाए। सिंपल भाषा में यह इवेंट दिखाता है कि इंडिया अब मूवीज, गेमिंग और डिजिटल क्रिएटिविटी में भी ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट एंड AV इंडस्ट्री। महान अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की स्टैच्यू ऑफ वेल्लर का अनावरण कहाँ पर किया गया? वीरता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया? असम के जोरहाट में। यह प्रतिमा 125 फीट ऊंची है और इसे वही मशहूर जो मूर्तिकार है रामवी सुतार
उन्होंने डिजाइन किया है, जिन्होंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई थी। लचित बोरफुकन को 1671 की सरायघाट की लड़ाई में मुगलों पर जीत के लिए याद किया जाता है। यहाँ पर जोरहाट। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया उसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में राजकोट किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की 91 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, 91 फीट ऊंची। ये प्रतिमा उनके शौर्य और महाराष्ट्र की रिच कल्चर हेरिटेज का प्रतीक है। इसको मशहूर जो मूर्तिकार हैं राम सुतार और उनकी टीम ने बनाया है। यहाँ पर 91 फीट। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय मिशन के तहत स्थापित बायो साइंसेज और हेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए समर्पित आई इन्वेंट सुपर हब किस आईआईटी में स्थित है? किस आईआईटी में स्थित है? आईआईटी बॉम्बे में। नेशनल मिशन के तहत आईआईटी बॉम्बे में आई इन्वेंट सुपर हब बनाया गया है। ये खासकर बायो साइंसेज और हेल्थ टेक्नोलॉजी की रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देता है। इसका एम है कि इंडिया मेडिकल टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सॉल्यूशन में एक ग्लोबल लीडर बन सके। आईआईटी बॉम्बे का ये सुपर हब इंडिया को फ्यूचर में हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी में और भी मजबूत बनाएगा। तो आईआईटी बॉम्बे। राजस्थान में एनटीपीसी द्वारा विकसित किए जा रहे नोक सोरल पावर प्रोजेक्ट की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो एनटीपीसी का नोक सोलर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान के बीकानेर जिले में बन रहा है। इसकी टोटल कैपेसिटी 735 मेगावाट है, जो कि लाखों घरों को क्लीन एनर्जी प्रदान करेगा। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि बाइफेशियल सोलर पैनल्स और रोबोटिक क्लीनर का इस्तेमाल हो रहा है। यह प्रोजेक्ट इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स पूरे करने और कार्बन एमिशन कम करने में मदद करेगा। ये सोलर प्लांट इतना बड़ा है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश की एनर्जी ट्रांजिशन जर्नी में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? 735 मेगावाट। ए आंसर। भारत के ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडियन एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किया गया गोवा में। इसमें दुनिया भर से आए एनर्जी एक्सपर्ट्स और लीडर्स ने हिस्सा लिया। मेन फोकस रहा एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी पर। इस इवेंट ने भारत की लीडरशिप इन एनर्जी ट्रांजिशन दुनिया के सामने शोकेस की और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है। गोवा में हुआ ये इवेंट दिखाता है कि इंडिया अब एनर्जी सेक्टर में दुनिया का भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है। तो गोवा में यहाँ पर ए आंसर। 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सेला टनल ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में बनी है और ये 13,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है। ये तवांग को हर मौसम में ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है, जो पहले बर्फबारी से कट जाता था। स्ट्रेटेजिक रूप से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना बॉर्डर तक सेना की मूवमेंट अब तेज और आसान हो गई है। इसे बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ये टनल नॉर्थ ईस्ट में लोगों और सेना दोनों के लिए एक लाइफलाइन है। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल एट हाई एल्टीट्यूड। बी आंसर। जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कौन सा है? कौन सा है? अंजी ब्रिज। ये भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। ये जम्मू और कश्मीर में बना है और पूरा वेट एक ऊंचे खंबे से लटकती हुई 96 स्टील केबल्स पर टिका है। यह ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनी यह ब्रिज मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है। ये पुल टेक्नोलॉजी और डिजाइन का कमाल है, जो कि जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ता है। यहाँ पर अंजी ब्रिज पूरा होने पर कौन सी परियोजना भारत का सबसे ऊंचा बांध बन जाएगी? तो अरुणाचल प्रदेश में बन रहा दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, ये पूरा होने पर 278 मीटर ऊंचा होगा और इंडिया का सबसे ऊंचा डैम बनेगा। और अभी के टॉलेस्ट डैम की बात करें तो वो कौन सा है? टिहरी डैम है, उसको पीछे छोड़ देगा। इसके दो मेन पर्पस हैं, एक हाइड्रो पावर जनरेशन और दूसरा है फ्लड कंट्रोल। ये डैम बिजली भी बनाएगा और बाढ़ से भी बचाएगा। तो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। गूगल ने हाल ही में भारत में अपने पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर की स्थापना के लिए किस स्थान को चुना है? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। गूगल ने भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात के फिंसर में बनाने का फैसला लिया है। यह डेटा सेंटर गूगल की क्लाउड और एआई सर्विसेज की बढ़ती डिमांड को पूरा करेगा। खास बात यह है कि यह पूरा डेटा सेंटर ग्रीन एनर्जी पर चलेगा। इससे इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल तरीके से और भी मजबूत होगा।
गुजरात में बनने वाला ये जो सेंटर है गूगल की क्लाउड और एआई पावर को इंडिया में तेजी से बढ़ाएगा। तो फिनसर गुजरात। भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना मुख्य रूप से किस संगठन द्वारा की गई है? किस संगठन के द्वारा की गई है? डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने दिल्ली में यह क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर बनाया है। इसका एम है कि स्वदेशी क्वांटम तकनीकें विकसित करना जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं। यहाँ पर अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन और एटॉमिक क्लॉक्स जैसी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होगी। ये भारत के नेशनल क्वांटम मिशन को सपोर्ट करता है। डीआरडीओ का यह सेंटर फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जो कि डिफेंस और कम्युनिकेशन दोनों के लिए गेम चेंजर होगी। तो डीआरडीओ करेक्ट होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ऑटोनोमस ड्रोन का उपयोग करने पर केंद्रित पहल का नाम क्या है? क्या नाम है? निडर। निडर एक नेशनल लेवल इनोवेशन चैलेंज है। इसका फोकस है कि स्टूडेंट्स और इनोवेटर्स ऑटोनोमस ड्रोन बनाएं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रिसीजन एग्रीकल्चर में काम आए। इसका एम है कि इंडिया को 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनाया जाए। ध्यान रखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ऑटोनोमस ड्रोन का उपयोग करने पर केंद्रित पहल का नाम है निडर। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये रिसर्च सेंटर बिहार के पटना में स्थित है। पटना यूनिवर्सिटी कैंपस के पास गंगा नदी किनारे पर। यहाँ पर खास तौर से गंगा डॉल्फिन के बिहेवियर और सर्वाइवल पर रिसर्च होती है। बिहार में इंडिया की लगभग 50% डॉल्फिन पॉपुलेशन रहती है, इसीलिए यह सेंटर यहीं पर बना है। यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन को सपोर्ट करता है और गंगा के पूरे इकोसिस्टम को बचाने में मदद करेगा। पटना का यह सेंटर डॉल्फिन और गंगा दोनों की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। कहाँ पर स्थित है? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। वन्य जीवों के स्वास्थ्य और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव रेफरल केंद्र की स्थापना को कहाँ पर मंजूरी दी गई है? कहाँ पर मंजूरी दी गई है? जूनागढ़ गुजरात में। ये नया सेंटर गुजरात के जूनागढ़ जिले में बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट लाइन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका काम होगा वाइल्ड लाइफ की हेल्थ मॉनिटर करना और बीमारियों को रोकना। खासतौर पर गिर लायंस, गिर के शेर को डिसीज से बचाने में मदद करेगा। ये सेंटर देश भर में वाइल्ड लाइफ को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का काम करेगा। तो नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना को कहां पर मंजूरी दी गई है? जूनागढ़ गुजरात। आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति और आईआईटी जम्मू के स्थायी परिसरों का उद्घाटन किस महीने में किया गया? तो फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 3 नए आईआईटीज के परमानेंट कैंपस का उद्घाटन किया है। अब इनके पास अपनी मॉडर्न बिल्डिंग्स, लैब्स, हॉस्टल्स और फैसिलिटीज हैं। ये हायर टेक्निकल एजुकेशन को इंडिया में और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। किस महीने में उद्घाटन किया गया था? फरवरी 2024 में। जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले में एम्स का उद्घाटन कब किया गया था? कब किया गया था? फरवरी 2024 में उद्घाटन किया गया था। एक साथ 6 नए एम्स हॉस्पिटल्स का उद्घाटन हुआ। इसमें से एक एम्स जम्मू में भी था जो कि सांबा जिले में खोला गया। इसके अलावा राजकोट, बठिंडा, रायबरेली यहाँ पर भी एम्स शुरू हुए हैं। इससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और भी मजबूत हुआ है, लोगों को बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज मिली हैं। तो फरवरी 2024 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के नए परिसरों का उद्घाटन किन 2 स्थानों पर किया गया? तो संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के 2 नए कैंपसेस खोले गए हैं। यह कैंपस देवप्रयाग उत्तराखंड और अगरतला त्रिपुरा में है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जैसे कि व्याकरण और वेद के साथ साथ मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। इन नए कैंपसेस से संस्कृत शिक्षा को नया डायमेंशन मिलेगा और इसे मॉडर्न एजुकेशन से जोड़कर आगे बढ़ाया जाएगा। तो देवप्रयाग और अगरतला। हाल ही में स्थापित भारत के राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होगा? नेशनल टर्मरिक बोर्ड का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित होगा? तो वो स्थित होगा निजामाबाद, तेलंगाना में। निजामाबाद को ही टर्मरिक कैपिटल कहा जाता है। यह बोर्ड हल्दी की खेती, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा। इसका मकसद किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाना है। यह बोर्ड हल्दी किसानों के लिए बहुत ही मददगार होगा। इंडियन टर्मरिक को वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाएगा। तो निजामाबाद डी आंसर। नई दिल्ली में नवनिर्मित केंद्रीय कार्यालय परिसर कर्तव्य भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो कर्तव्य भवन नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर बनाया गया एक मॉडर्न ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। इसका उद्घाटन 6 अगस्त 2025 को हुआ है। यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसमें कई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एक साथ काम करेगी। ये बिल्डिंग
पूरी तरह से इको फ्रेंडली डिजाइन पर आधारित हैं। कर्तव्य भवन सरकारी कामकाज को और इफिशिएंट बनाएगी और ये मॉडर्न ग्रीन बिल्डिंग भारत की प्रगति का सिंबल भी है। कब इसका उद्घाटन किया गया था? अभी बहुत ही रिसेंटली 6 अगस्त 2025 को। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सभी हमने इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन उद्घाटनों को डिस्कस किया। आई होप आपने हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुना होगा। इस वीडियो का फ्रेंड्स डिटेल PDF आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, आने वाली एग्जाम जो हमारे पास में लाइनअप है SSC CGL SSC CHSL, इन दोनों के लिए हमने आपको बहुत ही स्पेशल पैकेज प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 49 रुपीज़ का पैकेज है। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा हमने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। मतलब जो बच्चे GS में अब लगातार परेशान हो रहे हैं कि सर स्कोर नहीं हो रहा है, उसका हमने कंप्लीट आपको सॉल्यूशन दिया है। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो यहीं पर ही हमारे सेशन को खत्म करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।